Vedant Career Institute for NEET IIT JEE। हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास 12th के लिए जो चैप्टर है 12th एटम्स, इसको हम पढ़ेंगे। मतलब आपकी जो यूनिट है 8th यूनिट जो बोलते हैं हम, वो आपकी स्टार्ट होगी। इससे पहले जो 7th यूनिट है वो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। उसके दो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, वो इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिल चुके हैं। तो एक बार जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, कंप्लीट आपके लेक्चर्स के नोट्स बना लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और अगर आपने वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जितने भी आपके पास क्लास 12th के आपके फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल के अंदर, आपके कोचिंग्स के अंदर, एक बार उनके साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम्स, तो एटम क्या होता है? एटम आपने पढ़ा पहले ही, 9th क्लास से पहले से पढ़ते हैं। एटम, एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर सेंटर होता है। सेंटर जो होता है एटम के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हो। क्या बोला जाता है उसको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस ए न्यूट्रॉन्स, ये मिलके क्या बनाते हैं? आपके न्यूक्लियस बनाते हैं। और न्यूक्लियस के अराउंड में कौन रोटेट करता है? इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं अपने फिक्स ऑर्बिट के अंदर। तो ये आपको 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। तो सबसे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी। एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और उसके अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड में रोटेट करते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स, एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर। ये तो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो इसके बाद में आपके पास में ये चीज़ हमें नहीं पढ़नी अभी फिलहाल। हम यहाँ से चलेंगे आपके पास में जे थॉमसन से, जो थॉमसन मॉडल था आपका, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जे थॉमसन ने क्या बोला था आपके पास में? जे थॉमसन या थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, क्या आपके पास है? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है आपका? जो जे थॉमसन था, उन्होंने क्या कहा? एटम इज ए स्फीयर। एटम क्या है आपका? स्फीयर है, एक गोला है पूरा। एटम इज ए स्फीयर। एटम इज ए स्फीयर, स्फीयर एक गोल, हमारे पास एटम एक स्फीयर है। इंटायर मास, सारा मास, इंटायर मास एंड इंटायर पॉजिटिव चार्ज, और सारा पॉजिटिव चार्ज, इंटायर पॉजिटिव चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर। उसने क्या कहा? जो एटम का मास है, क्या बोला उसने? जो एटम का मास है वो कंप्लीट मास इस स्फीयर के अंदर है, और इंटायर पॉजिटिव चार्ज वो भी इसी स्फीयर के अंदर है। तो जे थॉमसन ने एटम को एक स्फीयर बताया, और स्फीयर के अंदर ही इंटायर मास बताया उसने। और उसके साथ में उसने क्या बताया कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो भी आपका किसके अंदर है? स्फीयर के अंदर है। मतलब एटम को क्या बोला उसने? कि स्फीयर बोल दिया। अब एटम न्यूट्रल होता है, उसने भी यही कहा कि एटम क्या है? न्यूट्रल है। तो उसने क्या कहा? थॉमसन जी ने क्या कहा आपके पास में? कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर इम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं लाइक सीड्स, जैसे बीज होते हैं इन वाटरमेलन तरबूज के अंदर आपके पास। जैसे आपके पास वाटरमेलन है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड होते हैं। सॉरी, वाटरमेलन है जो उसके अंदर आपके पास में सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो जैसे लगे होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस स्फीयर के अंदर हैं। तो थॉमसन ने पहले क्या कहा? थॉमसन ने कहा एटमिक स्फीयर है, इंटायर पॉजिटिव चार्ज और इंटायर मास, ये किसके अंदर आता है आपके पास में? उस स्फीयर के अंदर ही कंटेन होगा एटम का। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं, जैसे लाइक सीड्स, जैसे बीज होते हैं इन वाटरमेलन तरबूज के अंदर। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या चीजें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर सच दैट नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से कि नेगेटिव चार्ज किससे इक्वल होगा? पॉजिटिव चार्ज के। सो दैट एटम रिमेन्स न्यूट्रल, ताकि एटम क्या रहे? न्यूट्रल रहे।
तो ये आपके पास है जे थॉमसन। तो जे थॉमसन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। ही सेड दैट एटम इज ए स्फीयर, एटम इज ए स्फीयर, इंटायर मास एंड इंटायर पॉजिटिव चार्ज इज इनसाइड दिस स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड in it, electrons are embedded in it as seeds in watermelon, and number of electrons are such that negative charge is equal to positive charge and atom is a neutral, और atom क्या है आपके पास में न्यूट्रल है। ये बात आपकी जे थॉमसन ने कही थी आपके पास थॉमसन मॉडल के अंदर, लेकिन इसको हमने बाद में इसको कैंसिल किया। इसमें क्या क्या लिमिटेशंस रही? सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग ऑफ ए अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनकी स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जब हम किसी भी एटम के ऊपर या किसी भी थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को फॉल आउट कराते हैं, आपके पास क्या गिरेंगे? अल्फा पार्टिकल्स फॉल आउट होते हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर क्यों जाते हैं, वो क्यों मुड़ जाते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में क्यों चले जाते हैं, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और एक स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द एटम्स, जो किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया? स्पेक्ट्रल सीरीज को। हाइड्रोजन वगैरह है, ये जितने भी आपके पास ये हमारे पास एटम्स होंगे इनके ये स्पेक्ट्रल लाइंस बनाते, एक सीरीज बनाते स्पेक्ट्रल लाइंस की, उस सीरीज को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसलिए हमने इसको थॉमसन मॉडल को आगे क्या किया, हमने इसको एक तरीके से कैंसिल आउट कर दिया। तो एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। तो थॉमसन मॉडल ने कहा एटम स्फीयर है, थॉमसन ने क्या कहा एटम एक स्फीयर है, इंटायर मास और इंटायर पॉजिटिव चार्ज उस स्फीयर के अंदर कंटेन होगा, और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन धसे हुए लाइक सीड, जैसे बीज होते हैं इन वाटरमेलन तरबूज के अंदर। और क्या क्या लिमिटेशंस बताई? लिमिटेशंस क्या क्या थी? सबसे पहले लिमिटेशंस उसने यही बताई कि आपके पास अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और सेकंड उसने लिमिटेशन क्या बताई आपके पास में? स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस बात का ध्यान है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हैं कि नेगेटिव चार्ज किससे इक्वल होगा? पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होगा। अब इसके बाद आता है आपके पास रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था आपके पास में, इसके अंदर सबसे पहले चीज अल्फा पार्टिकल क्या होता है। क्या आपके पास है? अल्फा पार्टिकल, पहले पढ़ना पड़ेगा आपको अल्फा पार्टिकल को। क्या होता है अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं, हीलियम आयन होता है। कैसा आयन आपके पास है? हीलियम आयन। कई बार इसको हम हीलियम न्यूक्लियस भी बोल देते हैं। ऐसा हीलियम न्यूक्लियस, देखो हीलियम न्यूक्लियस के नियरली में कंटेन करते हैं, लेकिन आप एक सिंपल लैंग्वेज में कई बार हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं, लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट आपका हीलियम आयन है। कैसा आयन है? हीलियम आयन है। ठीक है, इसको नियरली में इक्वल बोलते हैं। देखो हीलियम आयन बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, अलग अलग आपके पास में टीचर्स के पास अलग अलग इसकी रीजनिंग्स है, लेकिन ज्यादा हम यूज करते हैं आपके पास हीलियम आयंस को लिखने में। लेकिन प्रॉपर्टीज इसकी जो ज्यादा रिजेंबल करती हैं वो हीलियम न्यूक्लियस से रिजेंबल करती हैं। किससे रिजेंबल करते हैं? किसके सिमिलर में है? हीलियम न्यूक्लियस के। बाकी इसके आपको कोई डिटेल लिखने नहीं होती है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता कि अल्फा पार्टिकल क्या है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अल्फा पार्टिकल को अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप आगे टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते। अब अल्फा पार्टिकल को, अब ये चीज को आप छोड़ दीजिए कि हीलियम आयन क्या है, हीलियम न्यूक्लियस क्या है, आप सिंपली डायरेक्ट याद रखिए अल्फा पार्टिकल। क्या याद रखोगे? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन्स होंगे और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। हीलियम न्यूक्लियस जो होता है, हीलियम न्यूक्लियस का मास नंबर कितना होता है? हीलियम न्यूक्लियस का मास नंबर 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। लेकिन आपके पास में न्यूक्लियस बोला हमने, देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा पार्टिकल में भी 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर रिजेंबल करता है किसके साथ? हीलियम के साथ। इसीलिए इसको नियरली आप हीलियम न्यूक्लियस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हीलियम न्यूक्लियस। क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस के अंदर भी क्या 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। वही काम अल्फा पार्टिकल के साथ है। तो अल्फा पार्टिकल पे 2 प्रोटॉन्स के इक्वल पॉजिटिव चार्ज होता है। 2 प्रोटॉन्स के इक्वल
पॉजिटिव चार्ज, और आपका नियरली मास किसके इक्वल होगा, हीलियम न्यूक्लियस के मास के इक्वल में होगा, लगभग हाइड्रोजन के मास का 4 टाइम्स। तो अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इस पे क्या चार्ज रहेगा आपके पास, 2 पॉजिटिव चार्ज रहेगा, 2 प्रोटॉन्स के इक्वल पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो आपके पास था अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो आप पढ़ोगे, अल्फा पार्टिकल है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो सबसे पहले जो चीज आपके पास में है वो आती है आपकी रेडियो एक्टिव सोर्स। क्या होता है रेडियो एक्टिव सोर्स? सबसे पहली बात आपके पास क्या आएगा, रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स होता है जो अपने आप अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स या गामा पार्टिकल्स को एमिट करता है। रेडियो एक्टिव सोर्स में हमें बाहर से कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं होती कि वो अल्फा पार्टिकल निकाले, बीटा पार्टिकल अपनी मर्जी से अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स कंटिन्यूसली अपने आप एमिट करता रहता है। आगे रेडियो एक्टिविटी आएगी आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, उस इसमें पढ़ेंगे क्या होता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है एस इज ए रेडियो एक्टिव सोर्स, जो मैंने यहां पर बनाई है आपका क्या है, एस क्या है आपका रेडियो एक्टिव सोर्स, एस क्या है आपका रेडियो एक्टिव सोर्स है इन ए लेड कैविटी, जो किसके अंदर रखा है, लेड कैविटी, लेड के अंदर रखा है। इट अमिट्स अल्फा पार्टिकल, जो रेडियो एक्टिव सोर्स है क्या अमिट करेगा, अल्फा पार्टिकल, इट अमिट ए अल्फा पार्टिकल, रेडियो एक्टिव सोर्स क्या अमिट करेगा, अल्फा पार्टिकल अमिट करेगा। दीज अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू ए कोलीमेटर, यहां क्या होता है आपके पास एक कोलीमेटर होता है, कई बार स्लिट बोल देते हैं हम, स्लिट, लेकिन स्लिट नहीं यूज करते हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, कोलीमेटर ज्यादा यूज करते हैं। कोलीमेटर मतलब एक ऐसा होल होता है, इसे स्मॉल बिल्कुल ओपनिंग होगी, अगर कोई अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट होगा वो पास आउट कर जाएगा, अगर कोई अल्फा पार्टिकल आधा टेढ़ा चल रहा है, डिफ्लेक्ट हो गया अपने पास से, तो वो क्या करेगा, कोलीमेटर से यहाँ रुक जाएगा, एज इट इज आगे आपके पास प्रोसीड नहीं करेगा। तो आपको ध्यान है अल्फा पार्टिकल कौन एमिट करेगा, रेडियो एक्टिव सोर्स। तो एस इज ए रेडियो एक्टिव सोर्स इन ए लेड कैविटी विच अमिट्स अल्फा पार्टिकल, जो क्या एमिट करेगा, अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। दीज अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द कोलीमेटर, ये किस में से पास करेंगे, कोलीमेटर में से पास करेंगे, एंड फॉल्स ऑन द थिन गोल्ड फॉइल, ये आपके पास क्या है, गोल्ड फॉइल है, क्या आपके पास गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस है 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर, नियरली कई बार इसको 10⁻⁸ मीटर ले लेते हैं, आपको बुक्स में अलग अलग मिले, लेकिन हमारे पास एक्यूरेट ये है और ये नियरली में है आपके पास। ये आपके पास क्या होगा, थिन गोल्ड फॉइल होगी ऑफ थिकनेस 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर, तो ये आपके पास गोल्ड फॉइल है। इस थिकनेस को थोड़ा अलग लिख लेते हैं, थिकनेस कितनी रहेगी, 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ये आपके पास गोल्ड फॉइल की थिकनेस रहेगी। अब अल्फा पार्टिकल किस पे फॉल आउट करेंगे, थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। जब अल्फा पार्टिकल थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल करेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में वो बैंड हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होंगे। तो कोई अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गया, कोई इधर निकल गया, कोई इधर निकल गया, कोई अल्फा पार्टिकल बैक भी आ जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल स्कैटर होते हैं, तो उनको डिटेक्ट, उनको पता भी करना पड़ेगा होता क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, डिटेक्टर, कौन आएगा काम आपके पास है, डिटेक्टर। यहाँ आपके पास एक डिटेक्टर बना देते हैं, दिस डिटेक्टर है जिंक सल्फाइड स्क्रीन, इसके ऊपर कैसी स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, एंड ए माइक्रोस्कोप, और क्या इस डिटेक्टर के अंदर है, माइक्रोस्कोप है। अब इसकी क्या वर्किंग है वो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या क्या आपके पास क्या क्या पार्ट्स है। तो एस इज ए रेडियो एक्टिव सोर्स, एस तो क्या है आपके पास है, रेडियो एक्टिव सोर्स है, विच अमिट्स अल्फा पार्टिकल, इस रेडियो एक्टिव सोर्स से कौन से पार्टिकल निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। दीज अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द कोलीमेटर, ये किसमें पास करेंगे, कोलीमेटर के अंदर से पास करेंगे, एंड दीज अल्फा पार्टिकल फॉल ऑन द थिन गोल्ड फॉइल, किस पे गिरेंगे, थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर गिरेंगे, ऑफ थिकनेस 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ये आपके पास गोल्ड फॉइल होगी। एंड डिटेक्टर हमारे पास डी, हम नाम देते हैं इसको डी से डिटेक्टर,
विच हैव जिंक सल्फाइड स्क्रीन प्लस माइक्रोस्कोप। इसके अंदर दो चीजें होंगी। वैसे आपका एक्सपेरिमेंट होने के बाद में बताएंगे कैसे इसके अंदर स्क्रीन ली जाती है। अभी फिलहाल आपको सिर्फ डिटेक्टर ही यूज करोगे, आपको लिखना डिटेक्टर ही होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वी गेट ए फाइन बीम। देखो हमने क्या, रेडियोएक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, वो पार्टिकल्स कोलिमेटर में से पास करेंगे जो स्ट्रेट पाथ पे होंगे, तो हमें क्या मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बीम मिलती है किसके, अल्फा पार्टिकल्स। हमें क्या मिले, स्ट्रेट बीम मिलती है किसके, अल्फा पार्टिकल्स की, विद द हेल्प ऑफ द कोलिमेटर। दिस बीम फॉल्स ऑन द थिन गोल्ड फॉइल। अल्फा पार्टिकल जो बीम है वो किस पे फॉल आउट होगी, थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। एंड दे स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएंगे। कोई अल्फा पार्टिकल इधर जाएगा आपके पास, कोई इधर जाएगा, कोई किधर जाएगा आपके पास में। एक आपके पास इधर ले लेते हैं, यहाँ भी आ गया कोई अल्फा पार्टिकल। तो अलग अलग एंगल से वो स्कैटर होते हैं। स्कैटरिंग एंगल आपको पता है, स्कैटरिंग एंगल क्या होता है, इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ के बीच का एंगल, वो क्या कहलाता है, स्कैटरिंग एंगल। जिस एंगल से वो स्कैटर हुआ, अपने इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ से वो स्कैटर हुआ है, उसको बोलोगे स्कैटरिंग एंगल। तो हर एक पार्टिकल का स्कैटरिंग अलग अलग होता है। तो व्हेन अल्फा पार्टिकल्स फॉल्स ऑन द थिन गोल्ड फॉइल, दे स्कैटर इन एवरी डायरेक्शन, वो हर डायरेक्शन में स्कैटर होंगे। एंड दे आर डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर, उसको कौन डिटेक्ट करेगा, डिटेक्टर। व्हेन अल्फा पार्टिकल फॉल्स ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जब अल्फा पार्टिकल किस पे फॉल करेगा, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर फॉल करेगा, देयर बिकम्स ए फ्लैश या फ्लोरेसेंस, वहां एक फ्लैश बनता है। जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ फॉल किया, यहाँ पर एक फ्लैश बन गया, चमक बन गई, विच इज सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसको किसके हेल्प से देखोगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। देन वी काउंट, हमें क्या क्या रीडिंग लेने होते हैं, वी काउंट द स्कैटरिंग एंगल, हमें किसको फाइंड किया, स्कैटरिंग एंगल को। एंड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए थे बाय स्कैटरिंग एंगल, किस एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए थे, हमने उसको डिटेल में रीड आउट किया। तो यहां से आप वर्किंग को एक बार दोबारा देख लीजिए। वी गेट ए फाइन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, हमें क्या मिली, फाइन बीम मिलती है किसके, अल्फा पार्टिकल्स की, विद द हेल्प ऑफ द रेडियोएक्टिव सोर्स एस, कोलिमेटर फॉल्स ऑन द थिन गोल्ड फॉइल, अल्फा पार्टिकल स्कैटर इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में स्कैटर होंगे, डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर। व्हेन अल्फा पार्टिकल फॉल्स ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, देयर बिकम्स ए फ्लैश व्हिच इज सीन बाय द माइक्रोस्कोप। देन वी कैलकुलेट द स्कैटरिंग एंगल एंड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, हमने किस को काउंट किया, स्कैटरिंग एंगल को काउंट किया, और आपके पास में किसको काउंट किया, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को। इस एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या रिजल्ट्स है, क्या क्या उसने देखा उस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो सबसे पहले बात उसने क्या देखा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, स्ट्रेट पास आउट हो गए। जितने भी अल्फा पार्टिकल बीम फिलिप्स में मोस्टली पार्टिकल्स आपके स्ट्रेट पास आउट हो जाते हैं। स्ट्रेट पास आउट होने का मीनिंग क्या है, अगर कोई भी चीज स्ट्रेट पास करिए, मीनिंग उसके पाथ में कोई भी चीज नहीं आई, वो जगह खाली जहां से वो पास आउट हुआ है। तो यही बात उसने की कि एटम मोस्टली आपके पास एम्प्टी है, एटम के अंदर जो मोस्टली स्पेस वो कैसा है, एम्प्टी है, खाली है आपके पास। तो फर्स्ट आपके पास जो रिजल्ट उसने क्या शो किया, उन्होंने जो उसके आपके पास सहयोगी जो उसके साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड के सजेशंस पे, जो मार्टिन वगैरह जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड ने जिन्होंने जो थ्योरेटिकल पोर्शन और एक्सपेरिमेंट्स किए, तो इन्होंने देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्टेट, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, स्टेट पास आउट हो गए। सेकंड जो उन्होंने देखा कि 0.14% स्कैटर मोर देन 1 डिग्री, 0.14% ही अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 1 डिग्री से ज्यादा एंगल से स्कैटर हुए थे, स्कैटर्ड बाय एंगल मोर देन 1 डिग्री। कई बार इसको लिख देते हैं, कई बार ओनली सम ऑफ द पार्टिकल पास सॉरी डेविएटेड मोर देन 1 डिग्री, कुछ ही पार्टिकल्स 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट हुए थे, या मोर देन 90 डिग्री या 90 डिग्री एंगल से ज्यादा। मोस्टली क्या हो गए, स्टेट पास आउट हो गए। 0.14% ही ऐसे थे जो 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट हुए। लेकिन इसके साथ में आपके पास 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ नियरली 9,000, 8,000, 8,000 में से 9,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा विच इज गोइंग टू स्ट्रेट एंड रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को वापस ले ले। मतलब 90 डिग्री एंगल से ज्यादा बहुत कम ही अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर होते हैं जिनका स्कैटर एंगल 90 से ज्यादा है। तो यहां पर आपके पास 90 डिग्री एंगल से ज्यादा है
स्कैटरिंग एंगल जो है वो कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स का होता है, और रे चार्ज बहुत कम ही अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो पास जो स्टेट्स आ रहे थे और क्या करते हैं, रिट्रेस इस पाथ, अपने पाथ को रिट्रेस कर ले, उसी पाथ से उसी पाथ से वापस आ गए ड्यू टू रिपल्शन। तो एक बात देखते हैं यहाँ पर अल्फा पार्टिकल, इस पे कैसा चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव का चार्ज है अल्फा पार्टिकल के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज को कौन रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज ही रिपेल कर सकता है। अब अल्फा पार्टिकल स्टेट जा रहा था, वो कहीं ना कहीं रुकेगा, उसके बाद ही तो रिट्रेस करेगा अपने पाथ को, तो उसको धीरे धीरे रोकने के लिए हमें रिपल्सन लगाना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज था जो रिपल्सन लगाएगा, तो वो रिपल्सन के बेस पे उन्होंने फिर एटम मॉडल दिया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, ज्यादा अल्फा पार्टिकल पास, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्टेट ओनली 0.14%, ओनली 0.14% आर स्कैटर मोर देन 1 डिग्री एंड 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 9,000 में से एक रिट्रेस इट्स पाथ, वो अपने पाथ को रिट्रेस करता है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने, सबसे पहले कंक्लूजन उन्होंने निकाला मोस्ट ऑफ द अल्फा, हमारे पास मोस्ट ऑफ द स्पेस या मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज एम्प्टी, जो अल्फा हमारे सॉरी अल्फा पार्टिकल बोल रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस और ज्यादातर जगह है एटम की वो एम्प्टी है। क्या है, एम्प्टी है। फर्स्ट कंक्लूजन था उनका, उन्होंने जो रिजल्ट निकाला, उन्होंने क्या, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल स्टेट पास कर गए 1 डिग्री से 0.14% ही डेविएट हुए। एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो रिट्रेस करता अपने पाथ को जहाँ स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री है। तो उन्होंने क्या क्या रिजल्ट, क्या क्या कंक्लूजन, लास्ट में क्या बोला उन्होंने कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ज्यादातर जो स्पेस है एटम का वो एम्प्टी है, खाली है। एंड अब यहाँ क्या बोला कि जैसे जैसे ये आपके पास न्यूक्लियस है, वैसे एग्जांपल के लिए भी समझा रहा हूँ आपको, वैसे आगे आएगा। ये न्यूक्लियस आपको पता है, न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं। अब यहाँ जो अल्फा पार्टिकल अवे था, दूर था, वो स्ट्रेट पास आउट कर जाएगा बगैर किसी डेविएशन के, लेकिन जो क्लोज में जाएगा वो क्या होगा, डेविएट हो जाएगा। रिपल्सन से डेविएट हुआ ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने क्या कहा, मोस्ट ऑल द पॉजिटिव चार्ज, ऑल द पॉजिटिव चार्ज, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है आर कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल स्पेस, जितना भी पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से स्पेस के अंदर ही कंसंट्रेट इकट्ठा है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया उन्होंने, न्यूक्लियस। अब जो अल्फा पार्टिकल पास स्टेट होता है और रिपल्सन से यहां रुकेगा और वापस रिट्रेस कर लेगा अपने पाथ को। ये बात की, इन दोनों चीजों को देख के उन्होंने क्या कहा, ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल स्पेस, एक छोटी सी जगह के अंदर ही सारा पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज के स्पेस को उसने क्या बोला, आपके पास में न्यूक्लियस। क्या बोला उसने, न्यूक्लियस बोला। फिर उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो आउटर एम्प्टी स्पेस उसके अंदर रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, हमारे पास इन ऑर्बिट्स, किसके अंदर रोटेट करेंगे, वो ऑर्बिट्स के अंदर रोटेट करेंगे। तो ये रदरफोर्ड का आपके पास वो था एक्सपेरिमेंट था। तो हमने यहाँ भी एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने पढ़ा कि हमने काउंट किया स्कैटरिंग एंगल को, किसको, आपके पास स्कैटरिंग एंगल को, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आपके पास में है 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7। यहाँ एंगल आपके पास आएगा अलग अलग, 0 डिग्री 30 डिग्री, अलग अलग एंगल्स होंगे आपके पास, 60, 120, 180 ऐसे ले लेते हैं, 0, 30, 60, 90, ये आपके पास इधर स्कैटरिंग एंगल रहेगा। तो यहाँ पर क्या देखा हमने क्या बोला, मोस्टली ये स्कैटरिंग एंगल है, सिंपल एंगल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, स्कैटरिंग एंगल है, कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास आउट है। स्ट्रेट पास आउट होने का मीनिंग क्या था, वो अपने पास से स्कैटरिंग हुई, तो उनका स्कैटरिंग एंगल 0 था। तो उन्होंने क्या किया, 0 डिग्री एंगल, स्कैटरिंग एंगल 0 है तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल थे, तो बिल्कुल यहाँ पॉइंट बन जाएगा क्लोज में। और जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ता गया, मोस्टली के बजाय 0.14% आ गया, फिर 1 आ गया, तो धीरे धीरे नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ से जो ग्राफ बना वो आपका इस तरीके से आएगा और बिल्कुल क्लोज में चला जाएगा 180 डिग्री के ऊपर, किसके ऊपर, 180 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ से आपके पास कंक्लूजन्स निकले। तो अल्फा पार्टिकल को एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। आपको क्या क्या लिखना है, एस इज ए रेडियो एक्टिव सोर्स, एस इज ए रेडियो एक्टिव सोर्स इन ए लैंड कैविटी
which emits alpha particles. These alpha particles pass through the collimator. ये किस में पास आउट होंगे? Pass through the collimator, and these alpha particles beam falls on the thin gold foil, and they are detected by the detector, which have a zinc sulfide screen and microscope. When alpha particle falls on the zinc sulfide screen, there becomes a flash, which is seen by the microscope. Then we calculate, we find the scattering angle and the number of alpha particles scattered. Then what are the results? What they found? First, most of the space is empty. Most of the alpha particle pass straight. Most alpha particle क्या हो गया आपके पास? Straight pass out हो गए, which means space atom का जो space होगा mostly empty है. Most of the space of the atom is empty. 0.14% या some of the alpha particle are scattered more than 1 degree. 1 degree से आगे अल्फा पार्टिकल स्मॉल थे, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा? 1 out of 8,000 या 9,000 retrace its path. It means most of all the positive charge is concentrated in a small space, and this small space is called nucleus, and electrons revolves around this nucleus such that atom remains neutral. एटम रिमेन्स से न्यूट्रल. जितना न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होगा. एटम रिमेन्स से न्यूट्रल. देन ये आपके पास ग्राफ रहेगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और स्कैटरिंग एंगल के बीच में, कि जैसे जैसे आपके पास स्कैटरिंग एंगल इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपके पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स भी डिक्रीज करते जाएंगे. तो ये आपके पास है ग्राफ आपके पास में रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के लिए. तो ये तो था आपका रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अब रदरफोर्ड ने जो आपके पास एटम मॉडल दिया, उन्होंने रदरफोर्ड एटम मॉडल दिया आपके पास में, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम अब उसको पढ़ेंगे के बाद. आज रदरफोर्ड को कंप्लीट करते हैं. रदरफोर्ड को कंप्लीट करने के बाद उसके आगे टॉपिक्स क्या क्या रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं वो चीज़ें सारी देखेंगे. अब रदरफोर्ड एटम मॉडल जो है, रदरफोर्ड का जो एटम मॉडल था, उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने कहा एटम के अंदर क्या होगा? सेंटर होगा विच हैव इंटायर पॉजिटिव चार्ज. सारा पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर होगा? एक सेंटर के अंदर होगा. एंड ऑलमोस्ट इंटायर मास. इंटायर मास नहीं, इस बात का ध्यान रखना है, सारा मास नहीं, ऑलमोस्ट इंटायर मास, लगभग सारा मास आर इनसाइड दिस सेंटर. इस सेंटर के अंदर है. मतलब जो एटम का मास है आर कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल स्फीयर. जो एटम का मास है जितना भी उसका ऑलमोस्ट इंटायर मास एंड इंटायर पॉजिटिव चार्ज. चार्ज पॉजिटिव जो होगा वो इंटायर होगा, जबकि जो आपके पास में मास है वो ऑलमोस्ट इंटायर मास होगा. आर इनसाइड द न्यूक्लियस. एटम के अंदर सेंटर बताया, उस सेंटर को क्या नाम दिया उसने? न्यूक्लियस नाम दिया. और उन्होंने एक ही बात कही, जो न्यूक्लियस है उसी के अंदर ऑलमोस्ट इंटायर बस सारा मास है और सारा पॉजिटिव चार्ज होगा किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर. फर्स्ट पॉइंट आपके पास यही था. सेकंड पॉइंट जो आपके पास आता है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट आपके पास ये कहता है कि जो एटम का न्यूक्लियस का जो साइज है 10⁻⁻15 मीटर है. जो आपके पास में न्यूक्लियस जो था, न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर है. बहुत स्मॉल साइज होता है किसका? न्यूक्लियस का. एज कंपेयर टू द एटम. किसके कंपैरिजन में? एटम के कंपैरिजन में. जबकि साइज ऑफ एटम होता है 10⁻10 मीटर. बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, तभी बोला जा रहा था कि एटम मोस्टली एम्प्टी होता है. एटम क्या होता है? मोस्टली एम्प्टी होता है. ये आपके पास बोला गया इस चीज के अंदर. तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या कहा? इंटायर मास, ऑलमोस्ट इंटायर मास एंड द इंटायर पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ द एटम. एटम के छोटे से स्फीयर है जो उसके अंदर होगा, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस. एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर एंड साइज ऑफ एटम इज 10⁻10 मीटर. तो ये कंपेरेड बहुत ज्यादा स्मॉल साइज है न्यूक्लियस का. थर्ड जो पॉइंट आया वो पॉइंट आया, न्यूक्लियस हो गया. न्यूक्लियस के अराउंड में कौन रोटेट करता है? इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं इन ऑर्बिट्स. तो इन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. लेकिन ये पॉइंट आपका थर्ड नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखना. थर्ड पॉइंट आपको उसके न्यूट्रलिटी को दिखाना है एटम की. थर्ड पॉइंट किसको दिखाएगा?
न्यूट्रलिटी को दिखाया किसकी, एटम की, एटम न्यूट्रल होता है। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने एटम के अंदर बताया न्यूक्लियस, वह न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, लगभग सारा मास है। फिर उन्होंने न्यूक्लियस का साइज गिवन किया। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो मैंने उन्होंने बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सच दैट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सच दैट नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज एंड एटम इज न्यूट्रल, एटम क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो ये आपके पास उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सच दैट नेगेटिव चार्ज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। जो फोर्थ पॉइंट है ये आपका इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना, इस यूनिट के अंदर, चैप्टर के अंदर भी आपका यूज होगा बार बार, इस बात को बिल्कुल ध्यान से रखना, समझना। हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड में रोटेट करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड इन ऑर्बिट्स, किसके अंदर है, ऑर्बिट्स के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसको घुमाने के लिए, उसको रोटेट कराने के लिए कोई ना कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और उस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आप लोगों ने पढ़ा है। अगर कोई भी चीज सर्कल में रोटेट करती है तो उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास में सेंट्रीपिटल फोर्स की, अगर सर्कल में रोटेट करना है तो। लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स, सबसे झूठा फोर्स बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स को। ये क्या कहता है, जो भी चीज रोटेट करेगी वहीं पर मैं एक्टिव हो जाता हूं, जहां भी चीज सर्कल में रोटेट किया वहीं पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिव हो जाएगा। तो यहां जो सेंट्रीपिटल फोर्स था उसमें क्या रहेगा आपके पास, ये आपके पास न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स बोलोगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है उसने इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाया, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन के रोटेट करने के लिए। लेकिन हमें पता कोई भी चीज रोटेट करती है तो कौन सा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो यहां पर उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड में रोटेट करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए इज गिवन बाय, वो कौन देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स और कौन प्रोवाइड कराएगा आपके पास, कौन देगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये किसके बीच में काम करेगा, न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में काम करेगा। ये बात ध्यान रखना। तो जो फोर्थ पॉइंट है उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की रिलेशन गिवन किया आपके पास, जो फोर्थ पॉइंट हम पढ़ रहे हैं अभी। तो उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड में रोटेट करता है, न्यूक्लियस के अराउंड में इन ऑर्बिट्स, एंड द फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड में रोटेट करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, इज गिवन बाय या इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन देगा उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिवन करेगा, विच इज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, उस अट्रैक्शन के कारण ये रोटेट कर रहा है। और वो ही फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अट्रैक्शन का, वही किसके इक्वल होगा, जो आपके पास में है किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास किसी इक्वल पुट करोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, किसी इक्वल पुट करोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, ये आपके पास रहेगा। तो ये आपके पास एज फॉर एटम मॉडल था। लेकिन एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट जो आपके पास में था, जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, एटम मोस्टली स्पेस खाली था, एम्प्टी था। तो उन्होंने क्या कहा, एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने क्या, सारा सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट एंटायर मास किसके अंदर था, न्यूक्लियस के अंदर था। सेकंड जो उन्होंने पढ़ाया, साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर और साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ से पता चलता है कि बिल्कुल स्मॉल स्पेस में आ गया, ये साइज बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा एज कंपेरिजन टू द दिस साइज ऑफ न्यूक्लियस। थर्ड, न्यूट्रलिटी को बता रहे हैं आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सच दैट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सच दैट नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, एटम क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। एंड फोर्थ पॉइंट गिव्स द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड में रोटेट करता है, न्यूक्लियस के अराउंड में रोटेट करता है इन सर्कुलर पाथ, किसमें सर्कुलर है पाथ में। एंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, जो किसी से बीच में होगा, न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो ये आपके पास क्या था, रदरफोर्ड एटम मॉडल, क्या रहेगा आपके पास, रदरफोर्ड एटम मॉडल रहेगा। तो अभी एक बार इसको रेज कर लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो रदरफोर्ड एटम मॉडल था उसकी लिमिटेशंस, क्या पढ़ेंगे हम उसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस के अंदर सबसे फर्स्ट लिमिटेशन जो थी वो थी एटम की स्टेबिलिटी। क्या थी आपके पास, एटम की स्टेबिलिटी। रदरफोर्ड ने क्या, हमारे पास जो क्लासिकल थ्योरीज हमारी क्या कहती है, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज है, क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज, कैसा चार्ज आपके पास है, एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, मतलब कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा। एक्सेलरेटेड चार्ज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब एनर्जी लूज कर रहा है। तो ये आपके पास न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अराउंड में कौन रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। अब अगर कोई भी चीज आपको एक पता नहीं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएशन एमिट कर रहा है, रेडिएशन मतलब एनर्जी, जो एनर्जी लूज करेगा तो क्या करेगा, न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धीरे धीरे स्पाइरल इनवर्ड, जैसे स्प्रिंग इनवर्ड आता है वैसे स्पाइरल करता हुआ अंदर आएगा, कंटिन्यूसली स्पाइरल इनवर्ड होगा एंड इवेंचुअली एट लास्ट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और लास्ट में कहाँ गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, विच डज नॉट हैपन, जो कभी भी नहीं होता, जिससे एटम की स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो रदरफोर्ड हमारे पास एटम की स्टेबिलिटी यहाँ पर है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फर्स्ट पॉइंट ये था आपके पास, इलेक्ट्रॉन क्या मीट करता है, एक्सेलरेटेड चार्ज क्या मीट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अमिट करेगा तो क्या होगा, कंटिन्यूसली आपके पास में स्पाइरल इनवर्ड स्प्रिंग की तरह इनवर्ड आएगा, इवेंचुअली लास्ट में क्या होगा, इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, जो कहाँ फॉल आउट कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर फॉल आउट कर जाएगा, विच डज नॉट हैपन या विच डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, जो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। तो एक तो ये पॉइंट था आपके पास, फर्स्ट पॉइंट तो आपके पास ये था। सेकंड है आपके पास में, उन्होंने क्या कहा, जो एक्सेलरेटेड चार्ज है वो रेडिएशन अमिट कर रहा है, और रेडिएशन अमिट करेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी, क्या चीज है, एंगुलर वेलोसिटी, और सेकंड आपके पास फ्रीक्वेंसी, क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी, ये दोनों कंटिन्यूसली चेंज होंगी रेडिएशंस की, ये दोनों क्या है, कंटिन्यूसली चेंज होती हैं। और जब ये दोनों कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं तो जो रेडिएशंस अमिट होंगे वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देंगे, कैसा स्पेक्ट्रम देंगे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये एनर्जी कंटिन्यूसली अमिट कर रहा है, लूज कर रहा है, रेडिएशन कंटिन्यूसली छोड़ रहा है, जिनकी वेलोसिटी हमारे पास क्या, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, विच डज नॉट हैपन, जो कभी ऐसा नहीं होता। वी गेट लाइन स्पेक्ट्रम, हमें कैसा स्पेक्ट्रम मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। रेडिएशंस का हमें कैसा स्पेक्ट्रम मिलेगा, लाइन स्पेक्ट्रम। ये हमारे पास के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली एमिट कर रहा है रेडिएशंस को, कंटिन्यूसली एमिट करेगा तो उनकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली चेंज होगी, तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वो मिलना चाहिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जबकि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें कभी ऑब्टेन नहीं होता, हमें क्या मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो इस लाइन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये दो लिमिटेशंस हमने यूज करनी होती हैं किसके, रदरफोर्ड की, जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। तो ये था आपका रदरफोर्ड एटम मॉडल। क्या था आपके पास में, रदरफोर्ड एटम मॉडल में क्या क्या कंक्लूजन्स निकले, उन्होंने एटम का क्या मॉडल गिवन किया, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। तो ये आपके पास में चीज़ें गिवन है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को तैयार कर लीजिएगा, आगे वाले टॉपिक्स में इसकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये लगा कि आपकी कुछ तैयारी हो रही है, थ्योरेटिकल पोर्शन अभी, न्यूमेरिकल्स को हम बाद में करेंगे, एक बार क्विकली हम रिवाइज करेंगे चैप्टर्स को, तो उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।